नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में हमारा 5वां चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के बारे में अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में प्रत्यास्थ स्प्रिंग में ऊर्जा संरक्षण को समझेंगे। ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का ही एक उदाहरण है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्यास्थ स्प्रिंग में ऊर्जा संरक्षण। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। इसके बारे में हमने वैसे लास्ट वीडियो में देख लिया था। यहां पर आप समझें यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है किसी पिंड की गति और स्थिति के कारण से उसमें निहित ऊर्जा। गति एवं स्थिति के कारण निहित ऊर्जा। स्थिति के कारण निहित ऊर्जा। पिंड की स्थिति और गति के कारण से उसमें निहित ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ओके, अब बात आती है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होता है संरक्षी बल के अधीन। इस संरक्षी बल के अधीन यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। या हम कह सकते हैं संरक्षी बल के अधीन गतिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। चलिए, ये नियम कब लागू होगा? संरक्षी बलों के अधीन लागू होगा। कब लागू होगा? संरक्षी बलों के अधीन ही लागू होगा। बलों के अधीन, संरक्षी बलों के अधीन यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यांत्रिक ऊर्जा है क्या? ये गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। E बराबर K प्लस U। ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में क्या होगा? कुल ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। कुल ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। कुल ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो 0 होता है। इसकी जो वैल्यू है वो नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, यही है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। ओके, अब मैं यहां पर बात करता हूं स्प्रिंग के बारे में। देखिए, जो स्प्रिंग है उसमें हम देखेंगे प्रत्यास्थ स्प्रिंग लेंगे और उसमें ऊर्जा संरक्षण को समझेंगे। देखिए, थोड़ा सा इनसे रिलेटेड मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि प्रत्यास्थ वस्तुएं होती क्या है। प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती है? वस्तुएं किसे कहेंगे? फिर मैं बात करूंगा प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थ वस्तुओं की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ऐसी वस्तुएं जिन पर बाह्य बल लगाएंगे तो वो विकृत अवस्था में आ जाएगी। बाह्य बल वापस हटा लेंगे तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगी। तो उन वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यास्थता। ओके, तो देखिए एक एक करके डेफिनेशन यहां पर समझ लीजिए कि वे पदार्थ या वे वस्तुएं, वे पदार्थ जिन पर बाह्य बल लगाने पर, बाह्य
बल लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर विकृत अवस्था में आ जाए, विकृत अवस्था में आ जाए और बाह्य बल हटा लेने के पश्चात, बाह्य बल हटा लेने के पश्चात, हटा लेने के पश्चात, हटा लेने के पश्चात वस्तु या पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है, प्रत्यास्थ वस्तुएं। उन वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। ओके, उन वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता किसे कहेंगे? पदार्थों के इस गुण को ही, जो ये गुण है मैंने ऊपर बताया, पदार्थों के इस गुण को, इस गुण को प्रत्यास्थता कहा जाता है। प्रत्यास्थता कहते हैं। पदार्थों के इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। ओके, पदार्थों के इस गुण को ही क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थता कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, वस्तु पर जब बाह्य बल लगाया जाता है जिससे वस्तु विकृत अवस्था में आ जाती है, तो उस बल को हम कहते हैं विरूपक बल। उस बल को क्या कहा जाता है? विरूपक बल। कुछ 2-4 डेफिनेशन है, आप समझ लीजिए। विरूपक बल कौन सा होता है? विरूपक बल ये बाह्य बल होता है जिससे वस्तुएं विकृत अवस्था में आ जाती है। कि वह बाह्य बल, वह बाह्य बल, वह बाह्य बल जिससे वस्तुएं विकृत अवस्था में आ जाए, वस्तुएं विकृत अवस्था में आ जाए, विकृत अवस्था में, विकृत अवस्था में आ जाए, विरूपक बल कहलाता है। विरूपक बल कहलाता है। उस बल को हम क्या कहेंगे? विरूपक बल कहेंगे। ओके, एक होता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या करता है? वस्तु, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई रबड़ है, रबड़ को आपने खींचा, इतना बड़ा हो गया, तो वो आपने इसको खींचकर इतना बड़ा किया, तो वो तो है विरूपक बल। छोड़ दिया तो वापस उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला जो बल है उसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। कि वस्तु को विकृत अवस्था से, प्रत्यास्थ वस्तु को विकृत अवस्था से अपनी मूल अवस्था में लाने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। देखिए प्रत्यानयन बल की डेफिनेशन क्या है? प्रत्यानयन बल, देखिए कि प्रत्यास्थ वस्तु पर, प्रत्यास्थ वस्तु को विकृत अवस्था से, कौन सी अवस्था से? विकृत अवस्था से
अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला बल, अपनी प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला बल, लाने वाला बल। वस्तु को विकृत अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि जैसे ही हमने किसी प्रत्यास्थ वस्तु को बाह्य बल लगाकर विकृत किया, अब उसको छोड़ दिया, तो वापस उसको प्रारंभिक अवस्था में एक आंतरिक बल लाने का प्रयास करता है, लाता है। उसी बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। अब मैं यहां पर बात करूंगा हुक के नियम के बारे में। ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको समझने के लिए हमें प्रत्यास्थता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी चाहिए, वो मैं ही दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए, क्या है हुक का नियम? हुक का नियम, हुक का नियम हमें क्या कहता है? देखिए, हुक का नियम हमें यह कहता है कि जो नियम है वो प्रत्यास्थता सीमा में ही लागू होगा। जब तक वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता का गुण होता है, उस गुण तक ही हुक का नियम लागू होगा। तो उस जहां तक प्रत्यास्थता का गुण मौजूद होता है, उस सीमा को हम कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा। उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा, जहां तक प्रत्यास्थता का गुण मौजूद होता है, प्रत्यास्थता सीमा में। अब देखिए, वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। चलिए देखिए, वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, वस्तु पर लगने वाला, वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। वस्तु को दिए गए विस्थापन के, दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दें, इसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से लिख सकते हैं? यदि वस्तु को दिया गया विस्थापन अक्स है तो एफ समानुपाती अक्स, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहां पर हम पुट कर देंगे। उस कांस्टेंट को हम के से लिख रहे हैं। इसको हम कहते हैं स्प्रिंग नियतांक, या इसको कह देते हैं प्रत्यानयन बल नियतांक। यहां पर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग नियतांक इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्प्रिंग नियतांक इसको कहा जाएगा। के बराबर हम पुट कर सकते हैं माइनस में एफ बट्टे में अक्स। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, ये अपने पास में आ गया हुक का नियम। ये अपने पास में क्या आ गया? हुक का नियम। अब तक जो हमने पढ़ा इसी को ही हम यूज में लेते हुए अपना टॉपिक पढ़ेंगे, प्रत्यास्थ स्प्रिंग। प्रत्यास्थ स्प्रिंग में ऊर्जा संरक्षण, में ऊर्जा संरक्षण, में ऊर्जा संरक्षण। कोई प्रत्यास्थ स्प्रिंग है, उसके अंदर ऊर्जा संरक्षण को हम देख लेते हैं। देखिए क्या है,
ये हमारे पास में इस तरीके से यहां पर इस तरीके से मैं ले रहा हूं एक डायग्राम। 3 स्थितियां मैं ले लेता हूं। एक यह दृढ़ आधार, ये दृढ़ पार्ट है, इससे एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है इस तरीके से, ऐसे एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है और इस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है एक पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। इसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। ओके, अब इस स्प्रिंग, इस पिंड को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा धक्का मार देते हैं या हम क्या कर देते हैं, खींच लेते हैं। दोनों में से एक काम करेंगे। तो यहां पर तो मैंने इसको सिकोड़ दिया है, अब की बार मैं यहां पर इसको खींचकर लंबा कर रहा हूं। खींचकर जब हम लंबा करेंगे तो ये जो पिंड है वो यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, दो स्थितियां हैं, इनको आप समझ लें। इस वाली स्थिति को हम कहते हैं माध्य स्थिति। इसको क्या कहा जाता है? इस स्थिति को कहा जाता है माध्य स्थिति, इसको बोला जाता है माध्य स्थिति, इसको कहा जाता है। यहां पर जो पिंड है इसका जो विस्थापन है वो है 0। पिंड का विस्थापन कितना है? 0। ये इधर इस डायरेक्शन में विस्थापित हो जाता है, ये इधर इस डायरेक्शन में विस्थापित हो जाता है। इस डायरेक्शन में इसका जो विस्थापन होता है ये है माइनस में अक्स m। इस डायरेक्शन में जो विस्थापन होता है वो है प्लस में अक्स m, प्लस में अक्स m। ये इनका विस्थापन है। ये माइनस में अक्स m से प्लस में अक्स m के बीच में इस तरीके से वेरी करते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे? वेरी करेंगे। आगे पीछे ये जो पिंड है वो दोलन गति करेगा। एक बार पुनः समझ लीजिए कि यहां से हमने इसको यहां तक लेकर गए तो हमने बाह्य बल लगाया, बाह्य बल को हटा लिया। बाह्य बल को हटा लेंगे तो वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला एक बल लगेगा, प्रत्यानयन बल। अब वो बल यहीं पर खत्म नहीं होता, यहां तक आ जाता है पिंड। ठीक है, वापस ऋणात्मक दिशा में विस्थापन हो जाता है, वापस ये आगे जाएगा। इस तरीके से जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य कारक, बाह्य अवरोधी बल नहीं लगता तब तक ये दोलन गति करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो बल काम यहां पर कर रहा है ये प्रत्यानयन बल काम करता है, और प्रत्यानयन बल है वो एक संरक्षी बल होता है। जो प्रत्यास्थ बल होते हैं जो भी, वो एक संरक्षी बल होते हैं। और हम जानते हैं कि संरक्षी बलों के अधीन यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहेगी। अर्थात गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो नियत रहता है। चलिए, प्रत्यास्थ बल संरक्षी बल होते हैं। प्रत्यास्थ बल कैसे बल होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। प्रत्यास्थ बल संरक्षी बल होते हैं। प्रत्यास्थ बल संरक्षी बल होते हैं। प्रत्यास्थ बल कैसे होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। और संरक्षी बलों के अधीन, संरक्षी बलों के अधीन, बलों के अधीन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, तो यहां पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। इसका मतलब ये हो गया है, क्या हो गया है? यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा किसी क्षण पर, स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा, स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा कितनी होगी? K बराबर
1/2 mv²। जो ये जो पिंड है, जैसे मान लीजिए अक्स दूरी पर है, कहां मान लें, अक्स दूरी पर माध्य स्थिति से, ये तो चरम स्थितियां हैं, इन स्थितियों को तो हम क्या कहते हैं, चरम स्थितियां बोलते हैं, दोनों तरफ होती है, ठीक है। लेकिन ये माध्य स्थिति से अक्स दूरी पर मौजूद है, जहां पर पिंड की जो वेलोसिटी है वो है v, तब जो गतिज ऊर्जा है वो 1/2 mv² होगी। इसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिख रहे हैं, जो कि 1/2 के अक्स स्क्वेयर होती है। 1/2, चलिए इसको छोटा के ही रहने देते हैं, 1/2 के अक्स स्क्वेयर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों। कब पढ़ा, जब मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक पढ़ाया है, वहां पर स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा हाफ के अक्स स्क्वेयर वहां पढ़ाई है। आप पेज पलट कर देखिए, लास्ट का जो वीडियो है जिसमें स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ाया है उसको आप देखिए, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में इन दोनों की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देंगे। चलिए, अपने पास में क्या आ गया, E बराबर आ चुका है 1/2 के अक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 mv²। ये आ गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 4। कौन सी इक्वेशन आ गई है, चौथी समीकरण आ चुकी है, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दें, ये अपने पास में कुल ऊर्जा आ चुकी है। अब मैं बात करूंगा चरम स्थितियों पर। कहां कंडीशन लगाने जा रहा हूं, चरम स्थिति पर लगाने जा रहा हूं। चरम स्थितियों पर, चरम स्थितियों पर क्या होगा, समझो। ये हमारे पास में इस तरीके से स्प्रिंग है, और ये माध्य स्थिति से, जैसे माध्य स्थिति यहां पर है, ये चरम स्थिति पर पहुंच गया तो अक्स का मान है ना वो अधिकतम हो जाएगा, प्लस में अक्स एम। चरम स्थितियों के ऊपर अक्स का जो मान है वो या तो प्लस में अक्स एम होगा या माइनस में अक्स एम होगा, ठीक है। एक चरम स्थिति पर क्या होता है, यहां से पिंड गति करता करता चरम स्थिति पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। वेग 0 हो जाएगा, वेग कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अपने पास में क्या आ गया है, यदि ये आपको समझ आ जाता है कि चरम स्थितियों के ऊपर विस्थापन अधिकतम होता है और वेग 0 होता है, तो देखिए E बराबर अपने पास में क्या आ गया, 1/2 के अक्स m², यही आ गया। यहां से अपने पास में ये कुल ऊर्जा आ गई है। ये क्या आ गई है, कुल ऊर्जा हमें प्राप्त हो चुकी है। क्या प्राप्त हो गई है, कुल एनर्जी प्राप्त हो गई है, यांत्रिक ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई है। ये चरम स्थितियों पर है। अब मैं यहां पर बात करता हूं किसी माध्य स्थिति से विस्थापन अक्ष पर, कोई एक ऐसी स्थिति ले लेते हैं माध्य स्थिति से अक्ष विस्थापन पर। माध्य स्थिति से कितने विस्थापन पर है, अक्ष विस्थापन पर। माध्य स्थिति से अक्ष विस्थापन पर, अक्ष विस्थापन पर, माध्य स्थिति से अक्ष विस्थापन पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दें, यही अपने पास में E बराबर 1/2 mv² प्लस 1/2 के अक्स स्क्वेयर। कुल ऊर्जा अपन को पता है 1/2 के अक्स m² बराबर 1/2 mv² प्लस 1/2 के अक्स स्क्वेयर। यहां से इसको हम एक तरफ ले लेते हैं, 1/2 mv² बराबर, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं,
1/2 के अक्स एम स्क्वेयर माइनस 1/2 के अक्स स्क्वेयर। 1/2 सब में से कैंसिल हो जाएगा। एम वी स्क्वेयर बराबर क्या आ गया अपने पास में, के कॉमन आ जाएगा, अक्स एम स्क्वेयर माइनस अक्स स्क्वेयर, वी स्क्वेयर बराबर क्या आ गया, के बाई एम, अक्स एम स्क्वेयर माइनस अक्स स्क्वेयर आ चुका है। ठीक है, यहां से हम वेलोसिटी v बराबर क्या पुट कर देंगे, अंडर के बाई एम अक्स एम स्क्वेयर माइनस अक्स स्क्वेयर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। ये वेलोसिटी का सूत्र आ चुका है कि जब कण का अधिकतम विस्थापन पता हो तो अक्स स्थिति के ऊपर हम वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। ये अपने पास में क्या आ चुका है, इसका सूत्र आ चुका है। अब मैं यहां पर एक और स्थिति लेता हूं, मध्य स्थिति, जिसके ऊपर वेलोसिटी अधिकतम होगी। देखिए जो स्प्रिंग है इसको एक बार पुनः समझ लें। ऐसे स्प्रिंग दोलन गति करेगी, पिंड जुड़ा हुआ है, तो जो मध्य स्थिति होगी, देखो ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आएगा, ऐसे दोलन गति करेगा, इस तरीके से दोलन गति करेगा। ठीक है, अब ये ऐसे इधर से ये चरम स्थिति है, ये माध्य स्थिति है, ये चरम स्थिति। तो चरम स्थितियों के ऊपर, दोनों ही चरम स्थितियों के ऊपर वेलोसिटी 0 होगी। वेग कितना होगा, 0। और जैसे ही पिंड माध्य स्थिति में पहुंचेगा तो अक्स का मान तो हो जाएगा 0, तो स्थितिज ऊर्जा तो शून्य हो जाएगी, जबकि गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। माध्य स्थिति पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मध्य स्थिति की थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। मध्य स्थिति पर, तो मध्य स्थिति पर अक्स बराबर तो कितना हो जाएगा, 0, और जो वेग है वो हो जाएगा अधिकतम। वेग क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अपने पास में जो कुल ऊर्जा है E 1/2 एम पी एम स्क्वेयर प्लस 1/2 के का स्क्वेयर, ये जो E है वो हमारे पास में है 1/2 के अक्स एम स्क्वेयर बराबर 1/2 एम पी एम स्क्वेयर। ये 0 ही पड़ा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। एम वी एम स्क्वेयर बराबर के अक्स एम स्क्वेयर पी एम स्क्वेयर बराबर अपने पास में क्या आ गया है, के बट्टे में एम अक्स एम स्क्वेयर, और वी एम बराबर अपने पास में आ चुका है 100 के बाई एम इंटू अक्स एम, ये भी प्लस माइनस में। चलिए एक बार देख लीजिए, कहीं कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। क्या आ गया आप लोगों को समझ में, ठीक है। अब मैं यहां पर एक ग्राफ जिसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा तीनों एक साथ में लेकर चलेंगे। ये जो ग्राफ है इसमें ये जो लाइंस हम आजकल वाइट बैकग्राउंड की स्थिति में खींच रहे हैं, ये जो लाइंस हैं वो थोड़ी पतली रह जाती, उतनी दिखाई नहीं देती। ब्लैक बैकग्राउंड वाले बोर्ड पर तो आपको अच्छे से दिखता होगा। चलिए, कुल ऊर्जा तो नियत रहेगी। कुल ऊर्जा तो क्या रहेगी, नियत। ये इधर हमने ली है ऊर्जाएं, ये टोटल एनर्जी है। ये किसको बता रही है, कुल ऊर्जा को। देखो ग्राफ इनके कैसे प्राप्त होंगे, ये तो है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और ये हमारे पास में है गतिज ऊर्जा। ये चरम स्थिति, अक्स बराबर माइनस में अक्स एम, क्या आ गया अक्स बराबर प्लस में अक्स एम, क्या आ गया 0, ठीक है। ऐसे तीनों स्थितियां आ चुकी है। अब ये वाली जो स्थिति है इसको हम, ये जो ग्राफ है कि चरम स्थिति पर जो वेलोसिटी है वो 0, गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। यहां पर इस वाली स्थिति के अंदर गतिज ऊर्जा कितनी हो गई है,
गतिज ऊर्जा तो हो जाती है 0 और U हो जाता है मैक्सिमम। U क्या हो जाता है? मैक्सिमम। इस वाली चरम स्थिति पर ही ऐसी ही स्थिति है, K बराबर 0 होता है और U क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है। माध्य स्थिति के ऊपर क्या होता है? ये कौन सी स्थिति है? माध्य स्थिति। माध्य स्थिति, ठीक है। माध्य स्थिति पर क्या होता है विद्यार्थियों? माध्य स्थिति के ऊपर देखो, ये तो है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हो जाती है 0 और जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। ठीक है। एक ऐसा सुंदर सा ग्राफ आता है, जबकि कुल ऊर्जा इन दोनों के योग के, इसका और इसका जोड़ करोगे तो इतना आएगा। ये हमारे पास में काहे का ग्राफ है? कुल ऊर्जा का है, जो कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। ओके, तो विद्यार्थियों ये था एक प्रत्यास्थ स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण जो हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उससे मैंने आपको समझा दिया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।